नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक जीत और पीएम मोदी ने कैसे पूरी कांग्रेस की बौखलाहट बढ़ा दी है। विपक्ष के चार चार सीएम को एक साथ टेंशन में डाल दिया है, निपटाने की तैयारी चल रही है और यही वजह है कि विपक्षी खेमे में पूरी तरीके से कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मुद्दे को लेकर भी है और कंफ्यूजन गठबंधन को लेकर भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीन राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, पीएम मोदी के मुद्दे को सराहा गया, उनके मुद्दे को स्वीकार किया गया। इससे विपक्षी पार्टियां बेचैन हो गई है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग मुद्दे तो होते हैं, लेकिन एक कॉमन मुद्दा जो है जिसको लेकर पीएम मोदी ने आगे बढ़ने की ठानी है, तो 2024 आते आते क्या उस मुद्दे में गर्माहट और बढ़ेगी और क्या इन पार्टियों को कांग्रेस से, गठबंधन से कोई फायदा होगा या नुकसान ही हो जाएगा। यह बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि यह जीत कई मायनों में सिर्फ राज्यों की जीत नहीं है। ये जीत जो है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, यानी कि जो नेशनल पार्टी है उसके लिए भी और फिर जो रीजनल पार्टियां हैं उसके लिए भी, इन सब के लिए एक सबक की तरह है कि उनके राज्य में अब क्या होने वाला है। यही वजह है कि इस कंफ्यूजन के दौर में इंडी अलायंस की बैठक रद्द कर दी गई। अब जो पोस्टपोन करने की बात कही जा रही है कि अभी नहीं होगी, 18 तारीख को होगी, ये पोस्टपोन नहीं है, ये तकरीबन कैंसिलेशन है कि अब ये बैठक मुश्किल से अगर होगी भी तो फिर इस बैठक का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सारी पार्टियां आपस में भिड़ेगी मुद्दों को लेकर और साथ ही गठबंधन के भविष्य को लेकर, क्योंकि अगर तीन राज्यों की जीत को देखें तो अलग अलग जगहों पर इसके विश्लेषण किए जा रहे हैं। कांग्रेस ये समझ रही है कि आगे हमारी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए, राहुल गांधी ने जो हर मंच पर जाकर कुछ मुद्दे बताए और लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश की, उन मुद्दों को रिजेक्ट कर दिया गया है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन दो जगह का चुनाव अलग तरीके का था और मध्य प्रदेश का चुनाव कुछ अलग तरीके का था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर कांग्रेस को अपनी सरकार बचाए रखने थी, चुनौती अलग तरीके थी और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के साथ कांग्रेस को यह बताना था कि वेलफेयर स्टेट कैसे बनाई जाती है और हमारी वेलफेयर स्कीम सरकार के स्तर पर जो हमने किया उसको लोगों को एक्सेप्टेंस मिली है या नहीं मिली है। साथ ही राहुल गांधी जो मुद्दे लेकर आए थे उसमें ऐड ऑन किया जाना था, यानी कि राजस्थान में जितने मुद्दे थे कि गहलोत की सरकार ने क्या क्या किया, विकास का काम क्या किया, स्वास्थ्य स्कीम कैसे लाई और फिर जो पेंशन योजनाएं चलाई गई है, मुफ्त देने की परंपरा को फिर से शुरू किया गया है और लोगों को बेरोजगारी भत्ता, किसानों को कुछ सब्सिडी और ऐसे ही कई योजनाएं जो चलाई गई जिसमें महिलाओं को पैसा देना भी शामिल है। तो इन पैसे देने वाली, सीधे अकाउंट में बिना कुछ किए पैसे देने वाली स्कीम का आगे भविष्य क्या होगा। और दूसरी चैलेंज ये थी कि राजस्थान में अगर गहलोत की सरकार के कुछ कामों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसमें जो कुछ लोग इसे अस्वीकार कर रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, यानी राहुल गांधी की तरफ से कौन से मुद्दे लेकर लाया जाता है, ताकि वो ये विश्वास दिला सके लोगों को राजस्थान में कि हम जब सरकार बनाएंगे तो ये काम करवाएंगे। राहुल गांधी राजस्थान गए और वहां पर छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह पर उन्होंने एक कॉमन मुद्दा उठाया और वो मुद्दा था जातीय जनगणना का। उन्होंने जिस तरीके से बार बार इस मुद्दे का जिक्र किया और बताया कि अगर हमारी सरकार राज्यों में आती है तो हर राज्य में हम कास्ट सेंसस करवाएंगे,
ओबीसी की जनसंख्या फिर से पता चलेगा कि वास्तव में अभी कितनी जनसंख्या है, दलितों की, आदिवासियों की, हर की जनसंख्या पता चलेगा। और फिर जब जनसंख्या पता चलेगा, इसका मतलब है कि हम आगे इनके रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाएंगे, जैसा बिहार में किया गया। अब 75% रिजर्वेशन की बात की जा रही है। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है एक याचिका पर कि आप बताइए कि ये रिजर्वेशन का दायरा जो 50% कैप रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको आप 75% कैसे बढ़ा सकते हैं और उससे क्या दूसरे लोगों को परेशानियां नहीं बढ़ेगी, माहौल खराब नहीं होगा। अब सरकार को जवाब देना है कि कैसे हम संशोधन करके उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन राहुल गांधी का कहना यही था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए। यानी कि राहुल गांधी ने कोशिश की कि कांग्रेस अब ओबीसी के लोगों को और साथ ही दलितों को अपने साथ लाना चाह रही है, उसे अपने करीब लाकर वोट में तब्दील करना चाह रही है। लेकिन हुआ क्या, राहुल गांधी न मध्य प्रदेश में, न छत्तीसगढ़ में और न ही राजस्थान में कास्ट सेंसस के मुद्दे को जीवित कर पाए और वहां पर लोगों ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। दूसरा मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया वो था एंटी मोदी तरीका। यानी कि वो हर मंच से एक बात तो जरूर कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बिजनेसमैन के हाथों में खेल रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, अर्थव्यवस्था खत्म कर दी गई है। कुछ बिजनेसमैन जिसमें अडानी की बड़ी बड़ी बातें, अडानी के खिलाफ ही बोलते रहे कि उनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। मतलब राहुल गांधी का दूसरा जो एजेंडा था, तरीका था, मुद्दे थे, वो ये था कि पीएम मोदी के खिलाफ जो लोग हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ो, और जो पीएम मोदी के साथ हैं लेकिन अभी भी उनके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है कि क्या पीएम मोदी वास्तव में बेहतर काम कर रहे हैं, अगर उस कंफ्यूजन को बढ़ाया जाए तो हो सकता है कि वो हमारे साथ आ जाए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच एक वैचारिक संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन हुआ क्या, इन 3 राज्यों में हर जगह पर राहुल गांधी चिल्लाते रहे, चीखते रहे, इस मुद्दे के भी लोगों ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और फिर जो स्टेट लेवल के मुद्दे थे, यानी कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वहां सरकार के कामों को भी, जो फ्री बीज की बात की जा रही है, उसको भी वहां के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब यह समस्या इतनी बड़ी है कि हर जगह चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि क्या राहुल गांधी के इन मुद्दों को अब आगे के चुनावों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया इंडिया अलायंस की इस बार की बैठक में हम नहीं आएंगे। स्टालिन ने भी बोल दिया, ममता बनर्जी ने भी बोल दिया और हेमंत सोरेन ने भी बोल दिया। ये सारे चीफ मिनिस्टर हैं अपने अपने स्टेट में, और इन सबके पास एक एक रीजनल पार्टियां हैं, यानी टीएमसी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या फिर डीएमके हो। ये सारी रीजनल पार्टियां हैं और इन रीजनल पार्टियों की अपनी विशेषता होती है। इसलिए ये जो शुरुआत नीतीश कुमार से हुई, क्योंकि कास्ट सर्वे नीतीश कुमार ने करवाया बिहार में और रिजर्वेशन को बढ़ाने की तैयारी की और बिल भी पास करवा दिया, लेकिन हाई कोर्ट में अटका हुआ है। अब सवाल इसके राजनीतिक इंपैक्ट को लेकर चल रहा है। नीतीश कुमार जब कास्ट सेंसस करवाए उसके बाद से अब तक कोई चुनाव बिहार में नहीं हुआ, लेकिन जिस कास्ट सेंसस के आधार पर वो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ओबीसी समुदाय के, दलित समुदाय के, उन लोगों ने दूसरे राज्यों में इस मुद्दे को रिजेक्ट किया, तो नीतीश कुमार का विश्वास डगमगा रहा है। उनको लग रहा है कि क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तरह यहां के जो लोग हैं वो भी इस मुद्दे के साथ हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, वो पीएम मोदी के ऊपर भरोसा करेंगे। और इसीलिए नीतीश कुमार को लगता है कि अभी सोचने के लिए हमें समय चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का दूसरा मुद्दा कि पीएम मोदी के खिलाफ बोल के पीएम मोदी के विरोधियों को अपने साथ लाना है, वो भी
लोगों को अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया और लगभग 40% प्लस लोगों ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया अलग अलग राज्यों में। मध्य प्रदेश में तो 48% लोगों ने पसंद किया। मतलब नीतीश कुमार इस बात के लिए भी कंफ्यूज है कि क्या अभी भी हम गठबंधन से बाहर हो गए हैं, किसके, एनडीए के, लेकिन फिर भी क्या हमारे लिए चांसेस है आगे। अगर हम पीएम मोदी के खिलाफ सिर्फ बिहार में एक सेंटीमेंट पैदा करना चाहते हैं, कास्ट सेंसस लाना चाहते हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों मुद्दों को अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है तो बिहार में यह होगा। वही स्थिति झारखंड में भी चल रही है। हेमंत सोरेन का विचार यही है कि हमारा जो राज्य है आदिवासी बहुल है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ को देखें वहां पर भी आदिवासियों की बड़ी भूमिका है। मध्य प्रदेश के तकरीबन 30 विधानसभा सीटों पर आदिवासियों की बड़ी भूमिका होती है जीत हार में। राजस्थान में एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी जिसे कहते हैं, उन लोगों के लिए 28 से ज्यादा सीटें हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मेवाड़ के रीजन में हर जगह पर सुरक्षित सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी की अहमियत रही, आदिवासियों ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर पूरे आदिवासी समुदाय को अपने साथ करने की कोशिश जो की थी, उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। वो एक बात, एक नैरेटिव ला रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को कि अगर आपके समुदाय का एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकता है तो कोई भी ऐसी संभावना, ऐसा विकल्प नहीं है जिस पर आप नहीं चल सकते। आपके लिए विकल्प अनलिमिटेड है, किसी भी जगह पर आपको स्थापित किया जा सकता है। ये हेमंत सोरेन के लिए डर का कारण है कि अगली बार जब विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव में झारखंड के आदिवासी उनके साथ आएंगे। करप्शन में वो भी घिरे हुए हैं और इसीलिए कंफ्यूजन उनके अंदर भी है कि क्या हमें कांग्रेस वाले गठबंधन में रहना चाहिए या फिर सोचना चाहिए कि कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ बुराइयां करे, राहुल गांधी पीएम मोदी की घटिया तरीके से आलोचना करें, हम उसी गठबंधन में रहें या फिर हम अलग हो जाएं। और अलग होकर क्या करेंगे, हम एक बैलेंस तरीका अपनाएंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ, तो उसमें हमारी प्रतिष्ठा, हमारे सम्मानजनक सीटें लाने की गुंजाइश बन जाएगी। ममता बनर्जी भी यही सोच रही हैं कि ये जो मुद्दे हिंदुस्तान में चले, 3 राज्यों में चले, और उन मुद्दों पर अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ेगी और ममता बनर्जी के साथ स्टालिन एक ही नाव पर सवार हैं। इन दोनों के लिए कास्ट सेंसस बड़ा मुद्दा नहीं है, इन दोनों के लिए पीएम मोदी बड़ा मुद्दा है। और एक तीसरा मुद्दा है जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस भी बोल रही है और कुछ जो मीडिया में विश्लेषण करने वाले सो कॉल्ड सेकुलर जर्नलिस्ट कहे जाते हैं, वो लोग भी बात कर रहे हैं कि यहां पर तो हिंदुत्व चला है, सारे मुद्दे खत्म हो गए, गोमूत्र के नाम पर वोट पड़ा है, हिंदुओं के नाम पर वोट पड़ा है, हिंदुओं का पोलराइजेशन हो गया है। इसीलिए पीएम मोदी के साथ ये लोग जुड़े क्योंकि हिंदू पोलराइज हो रहा है, हिंदू ध्रुवीकृत हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और ये समस्या स्टालिन की जितनी बड़ी है वही समस्या ममता बनर्जी की है। ये दोनों सीएम जो हैं इस बात के लिए परेशान हैं कि नैरेटिव तो हमारे खिलाफ है। ये नैरेटिव इस बात के लिए है कि ममता बनर्जी को वहां के लोग सोशल मीडिया पर अगर देखें तो ममता बानों तक कह देते हैं। वहां पर हिंदुओं का सेंटीमेंट अलग है क्योंकि उनको लगता है कि ममता बनर्जी अब तक लगातार हिंदुओं का विरोध करती रही हैं। सीएए के समय भी इन लोगों ने मुसलमानों का समर्थन किया, पत्थरबाजी की। उनके अलग अलग जगहों पर जो रिकॉर्ड सामने आते हैं, मुस्लिमों का जो तांडव पश्चिम बंगाल में होता है, उसके पीछे भी ममता बनर्जी का सहयोग और समर्थन होता है। अब डर इस बात का है कि पिछले 2-3 चुनावों में पश्चिम बंगाल में हिंदू इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन जैसी संभावना दिख रही है उसमें तो लगता है कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के अंदर भी जो ज्वालामुखी था
वो विस्फोट के कागार पर है और ये विस्फोट हुआ तो ममता बनर्जी बह जाएंगी। और स्टालिन की समस्या यही है कि वहां जो उनके खिलाफ चल रहा है कि ये तो सनातन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और पिछले दिनों एआईएडीएमके के कुछ नेताओं ने अभियान चलाया था। भारतीय जनता पार्टी की पहले सहयोगी पार्टी यानी कि दोनों का गठबंधन, अभी गठबंधन टूट चुका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलई, जो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि तमिलनाडु का योगी बन चुके हैं, यात्रा पर निकले हैं और पूरी तरीके से हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन फिर भी एआईएडीएमके के कुछ नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये बात करनी शुरू कर दी कि तमिलनाडु में स्टालिन को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, स्टालिन पागल हो गए। कुछ समय में ही उन्होंने 12 एफआईआर दर्ज करवाए नेताओं के खिलाफ कि ये गलत धारणाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमें हिंदुओं को गलत तरीके से हमने कभी भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, उनके खिलाफ नहीं बोली है। हालांकि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो पिछले दिनों बोला और एमके स्टालिन जो कर रहे हैं वो सारे एक ही तरीके के हैं। मतलब साफ तौर पर ये डरे हुए हैं कि अब अगर तमिलनाडु के हिंदू इकट्ठा हो गए और पीएम मोदी यहां पर जिस तरीके से अभी के समय में भारतीय जनता पार्टी का बेस बढ़ा रहे हैं, एआईएडीएमके से गठबंधन तोड़ने तक को राजी हो गए, लेकिन अन्नामलई को प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाया। मतलब अगर यहां पर हिंदू ध्रुवीकरण हुआ तो फिर मेरी कुर्सी खत्म और अब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। 39 लोकसभा की सीटें जिस पर भाजपा का ध्यान है और फिर राज्य में बढ़ता आधार भी ये दिखाता है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कर्नाटक के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उभर सकती है। मतलब पीएम मोदी ने ये 3 राज्यों का चुनाव नहीं जितवाया, बल्कि एक ऐसा नरेशन क्रिएट किया है और इस तरीके से व्यवस्थित चुनाव प्रचार किया, स्ट्रेटजी बनाई है कि एक साथ 4 सीएम निपटते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में बगावत चल रही है और कई नेता कांग्रेस के जो हैं वो पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हैं। इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है और ये तब तक नहीं थमेगा जब तक कि कांग्रेस के 20% के आसपास नेता बाहर नहीं चले जाते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।